चलो देखो देखते हैं। पिछले वीडियो हमने क्या किया था, पिछले क्लास में हमने देखा था कि अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत क्या था, क्या क्या था, क्या क्यों क्यों पढ़ रहे हैं बताओ। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। दूसरा कि भाई क्योंकि सारा डेटा रिकॉर्ड करना, याद रख पाना पॉसिबल नहीं, इसलिए उसको लिखते हैं। और तीसरा कि गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशंस है, रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो कि एक बंदा कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, मान लो किसी चीज का बिजनेस, स्टेशनरी का बिजनेस मान लो शुरू करना चाहता है, वो स्टेशनरी शॉप शुरू करना चाहता है। ठीक है, स्टेशनरी शॉप शुरू करना चाहता है वो, तो ऑब्वियस स्टेशनरी शॉप शुरू करने के लिए तो पैसा कुछ ना कुछ लगेगा ना। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा बोलो, कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा उसको? लगेगा। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लो उसको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। कितने का? 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये 5 लाख रुपए कहां से लाएगा वो? ये 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहां से लाएगा वो? 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वो जरूरत कहां से? हो सकता है कि उसके पास खुद के पास हो, यानी कि ऑनर के पास, ऑनर के पास यानी कि जो इस बिजनेस का मालिक है। मान लो कि बिजनेस का मालिक रामलाल है। कौन है? रामलाल। रामलाल है। हाँ, रामलाल बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, ये बिजनेस का कौन है? ऑनर है। तो हो सकता है कि ये रामलाल के पास ये 5 लाख रुपया हो सकता है ना। हो सकता है कि इस रामलाल के पास ये 5 लाख रुपया हो, या हो सकता है रामलाल के पास 5 लाख रुपया नहीं हो सकता है कि रामलाल के पास 5 लाख रुपया नहीं हो। तो वो क्या कर सकता है? मान लो उसके पास 3 लाख रुपया है। कितना है? 3 लाख रुपया है। रामलाल के पास सिर्फ 3 ही लाख रुपया है। तो रामलाल क्या करेगा? 2 लाख रुपया तो और चाहिए ना रामलाल को। तो क्या करेगा रामलाल? हो सकता है बैंक से लोन ले ले, हो सकता है ना, ये बैंक से लोन ले सकता है ना। चलो, इस 5 लाख रुपए तो इस रामलाल के पास 5 लाख रुपए तो आ गए ना। अब ये 5 लाख रुपए कैसे क्या करेगा वो? 5 लाख रुपए, चलो फंड का अरेंजमेंट हो गया। उसमें से उसको एक स्टेशनरी शॉप शुरू करना था, उसके लिए उसको 5 लाख रुपए की जरूरत थी। उसके खुद के पास कितनी थी? 3 लाख रुपए थी, और 2 लाख रुपए उसने बैंक से लोन ले लिया। अब बताओ, 5 लाख तो अरेंजमेंट हो गया ना उसको। इस 5 लाख से क्या करेगा? इस 5 लाख से वो क्या करेगा बताओ? इस 5 लाख से वो क्या क्या करेगा? पहला शॉप लेगा, कि एक शॉप लेगा, एक शॉप लेगा। ठीक है, दूसरा और क्या करेगा? कुछ रॉ मटेरियल खरीदेगा, इनके गुड्स खरीदेगा। गुड्स खरीदेगा, ठीक है, कुछ गुड्स खरीदेगा, कुछ गुड्स खरीदेगा। और क्या करेगा? कुछ फर्नीचर खरीदेगा, कुछ फर्नीचर खरीदेगा। ठीक है, और हो सकता है कुछ कैश के रूप में बचा के भी तो रखेगा ना, कुछ कैश के रूप में बचा के रखेगा। मान लो उसने शॉप खरीदा या शॉप लिया, मान लो 1 लाख रुपए में। कितने में? 1 लाख रुपए में उसने शॉप लिया। ठीक है, उसने गुड्स खरीदा, मान लो 2 लाख रुपए का उसने गुड्स खरीद लिया। 2 लाख रुपए का उसने गुड्स खरीद लिया। ठीक है, 2 लाख रुपए का उसने गुड्स खरीद लिया। ठीक है, फर्नीचर मान लो उसने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर 1 लाख रुपए का खरीद लिया। ठीक है, फर्नीचर खरीदने के बाद अब कितना बच रहा है उसके पास? 1 लाख कैश के रूप में उसके पास कितना बच रहा है? 1 लाख रुपया बच रहा है। ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपया बच रहा है। तो यानी कि पूरा का पूरा ये मिला दोगे तो 5 लाख रुपया हो गया। ठीक है, देखो अब इस पैसे को कैसे बांट दिया उसने? उस 5 लाख रुपए को 1 लाख तो दुकान का जो लेना है उसको चुका दिया। किसने चुकाया होगा? जो टोकन मनी होता है ना, पगड़ी जिसको बोलते हैं, उसके लिए 1 लाख रुपए चुकाया। 2 लाख रुपए का कुछ स्टेशनरी खरीदा होगा, चूंकि स्टेशनरी का बिजनेसमैन है ना, तो उसी को बोलते हैं गुड्स। ठीक है, फर्नीचर कुछ खरीदा। फर्नीचर में क्या खरीद सकता है? प्रिंटर खरीद सकता है। ठीक है, हालांकि वो फर्नीचर नहीं होगा, मतलब रेक बनवाएगा, डेस्क वगैरह लगवाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें, काउंटर वगैरह बनवाएगा, उन सारी चीजों में वो आ जाएगा। फिर उसके पास 1 लाख रुपए ये बचा लिया, कैश में बचाया। क्यों बचाया 1 लाख रुपया? क्योंकि हो सकता है क्या, डेली एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए इस 1 लाख जो बचाया है ना, इस 1 लाख को क्यों बचाया है? इसने क्यों बचाया? हो सकता है कि इससे उसको रेंट देना हो। अब कहोगे कि सर गुड्स बेचेगा उससे भी तो पैसा आएगा ना। देखो, शुरू में जब बिजनेस करते हो ना, तो उस वक्त आपके पास उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है कि सारी चीजें आप मेंटेन कर सको। तो ये 1 लाख बचा के रखा है कि इनिशियली जो हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, तो रेंट देने के लिए हम 1 लाख रुपए अपने पास रखेंगे। रेंट के अलावा क्या क्या दे सकता है वो? बोलो, रेंट के अलावा क्या 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 लग सकता है उसको?
इलेक्ट्रिसिटी बिल हाँ। है, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली बिल, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ सकता है और कुछ देना पड़ सकता है क्या? और हो सकता है उसको देना पड़ जाए क्या, जो स्टाफ रखा है तो सैलरी वगैरह, सैलरी देना पड़ सकता है, स्टाफ को देना पड़ सकता है ना। बहुत सारी चीजें डेली एक्सपेंसेस वो हो सकता है। तो इस कैसे वो मीट आउट करेगा जब तक सेल नहीं होता है। तो देखो ना, मान लो कि एक स्टाफ रखा है, उसको 10,000 रुपए का सैलरी दे रहा है पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आ जाता है, और रेंट मान लो ये 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से देता है। इसका मतलब इसका अगर हर महीने का खर्चा देखें तो 22,000 तो यहीं पे दिख रहा है। तो ये सारी चीजों को जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा उसको याद रहेगा क्या? याद कर पाना संभव है क्या उसके लिए? हर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना किससे लिया है, कितना किसको देना है, सैलरी किसको देना है, रेंट किसको देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे करना है। ये सारी चीजों को याद कर पाना संभव है क्या? पता चलेगा वो पागल हो जाएगा। अगर वो लिखे नहीं तो पागल हो जाएगा, मतलब कि उसको याद कर पाना संभव नहीं होगा। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो चूंकि लिख रहा है तो उसको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो सारी चीजों को यहाँ से देख सकता है। जब भी उसको लगेगा किसी स्टाफ को कितनी सैलरी देनी है, या कितने महीने का सैलरी बाकी है, या कितने महीने का सैलरी एडवांस में हमने दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने दिनों का बाकी है, या रेंट कितने दिनों का बाकी है, हमने कितने का सामान खरीदा है, कितने का बेचा है, ये सारी चीजों को अगर वो देखेगा सारी चीजों क्लियर हो जाएंगी उसको। यहाँ देखने के बाद कॉपी में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब वो देखेगा तब। तो इस वजह से हमें जरूरत क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बिजनेस में डे टू डे लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं। डिपेंड करता है उस बिजनेस के साइज पे। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है। सारे ट्रांजेक्शन को याद रख पाना संभव नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर हम यहाँ लिखे नहीं होते, अगर सिर्फ बोले होते तो क्या लगता है, समझ में आता? सुनते तो सारी चीज सुन रहे हो, पर क्या क्या बोल के चले गए पता नहीं चलता। तो यहाँ पे चूंकि हम सारी चीजों को रिकॉर्ड किए हुए हैं, लिखे हैं, तो इससे हमको स्पष्ट दिख रहा है कि कहाँ पे 5 लाख रुपया आया। ठीक है, ऑनर का उसमें 3 लाख था, और उसने बैंक से लोन ले रखा कितने का, 2 लाख का। उस 2 लाख रुपए जो बैंक से लोन लिया हुआ है, ये टोटल मिला के 5 लाख हो गया। उससे उसने शॉप एक किराए पे लिया। शॉप का जो पगड़ी होता है ना, पगड़ी यानी कि जो टोकन मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको 1 लाख देना पड़ा। गुड्स उसने 2 लाख रुपए का खरीदा, कुछ फर्नीचर वगैरह खरीदा 1 लाख रुपए का, कैश बचा के रखा हुआ है इसमें 1 लाख रुपए का। ठीक है, क्योंकि ताकि ये इनिशियली जब सामान नहीं बिकेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो उस वक्त इस पैसे से वो रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह या सैलरी वगैरह स्टाफ को दे सके। ठीक है, इस वजह से इसने इस सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है। अब थोड़ा सा इसमें जानने वाली क्या बात है ना, वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मैं फिलहाल ये डिस्कस कर दे रहा हूं कि यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का हुआ था ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख का हुआ था ना, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। हाँ, इसी को बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, ध्यान सुनना, इसी को बोलते हैं हम कैपिटल, इसी को बोलते हैं कैपिटल। अब देखो, ये जो इसमें से ऑनर का 3 लाख रुपया लगा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं ऑनर फंड, ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये 2 लाख को, ये 2 लाख को क्या बोलेंगे, डेप्ट कैपिटल। क्या बोलते हैं? डेप्ट कैपिटल। देखो दोनों है कैपिटल ही, बात समझ में आ रहा है? ये दोनों कैपिटल ही है, ये दोनों कैपिटल ही है, लेकिन ये डेट कैपिटल है और ये ऑनर्स कैपिटल है। ठीक है, ऑनर्स फंड कहो चाहे ऑनर्स कैपिटल कहो, बात समझ में आया? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा? ऑब्वियस है, इसको दिया जाएगा, यानी कि बैंक से जो हमने लोन लिया है ना, उसको चुकाया जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हमने लोन 10% के ब्याज के रेट से लिया है, 10% पर एनम के रेट से हमने लिया है, इसका मतलब 2 लाख का ब्याज देना पड़ेगा। हमें प्रॉफिट हो या नहीं हो, हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बचेगा तो ऑनर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अगर मान लो कि इस 2 लाख रुपए को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करना हो तो हर साल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? बोलो, हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 10। कैसे 20,000 आया? ये 2 लाख का इंटरेस्ट, 2 लाख का हमने लोन लिया हुआ है और 10% के रेट से हमें पे करना है। बात समझ में आया?
तो हमें 20,000 रुपया इंटरेस्ट का पेमेंट हर महीने, हर साल करना पड़ेगा। पर एनम है, ये पर एनम के रेट से है, तो 20,000 रुपया उसको इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट उससे ज्यादा कमाना पड़ेगा। यानी कि ये 10,000 का रेंट देना है, 2,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, स्टाफ को सैलरी देनी है, तो इस सारी चीजों को वो इसके सारे एक्सपेंसेस है ना, तो इन सारी चीजों को जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा याद रह पाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? रिकॉर्ड नहीं करेगा तो ये सारी चीजों को याद रख पाना संभव नहीं है। तो ये सब सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए ही हम अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि हमें याद रखने की जरूरत नहीं हो, याद रखने की जरूरत नहीं हो। याद रखना होता तो फिर हम अकाउंट्स बनाते क्यों? ठीक है, याद नहीं रखना पड़ी, इस वजह से हम क्या बना रहे हैं? अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसको प्रॉफिटेबिलिटी का पता नहीं चलेगा, उसको कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ वो नहीं पता चलेगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें क्लियर है। एक बार इसको अगर नोट करना है तो कर लो नोट। ठीक है ना? आगे हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर ऑनर कैपिटल किसको कहते हैं, एसेट्स किसको कहते हैं, लायबिलिटीज किसको कहते हैं, ये सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना? इसको एक बार रिकॉर्ड कर लिखना है, लिख लो। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, चलो देखते हैं। नीड फॉर अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? नीड फॉर अकाउंटिंग। अभी हम थ्योरेटिकल देखे थे, मैंने कुछ लिखवाया नहीं था, मैंने सिर्फ बताया था कि अकाउंटिंग करने की जरूरत क्यों है, हम अकाउंट पढ़ते क्यों हैं, अकाउंट्स बनाते क्यों हैं। तो पहला हमने इसमें मेंशन किया है टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल। इसका मतलब हुआ कि जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जो हमने कैपिटल लगाया है ऑनर ने, हमने मतलब ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसकी परफॉर्मेंस का मीनिंग हुआ कि जो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे पे उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। जैसे मान लो कि उस पैसे पे अगर उसको मान लो कि अगर बिजनेस ऑनर ने मान लो 20 लाख रुपया लगाया, 20 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूं। मान लो 20 लाख रुपया लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अगर मान लो कि साल के अंत में उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, मान लो उसको 1 लाख रुपया हुआ, उसने इन्वेस्ट किया था कितना? उसने इन्वेस्ट किया था कितना? 20 लाख रुपया, उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रेट ऑफ रिटर्न क्या है? कितना परसेंट होगा? बताओ कितना परसेंट होगा? ये कितना परसेंट होगा? 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हम कितना कमा रहे हैं? 1 लाख 5%, 5% होगा ना? कैसे 5% होगा? कैसे निकालेंगे 5%? कैसे निकाल दिए 5%? 1 lakhs divided by 20 lakhs. हाँ, 1 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs कितना आएगा? निकालो। इंटू 100 कितना आएगा? 5%। कैसे आया 5%? बोलो। इसको कट करोगे तो 5% आ जाएगा। देखो हाँ, कट गया। अब कितना? ये 4 जीरो बचा ना, यहाँ पे भी 4 जीरो बच गया, तो ये 5 से कट जाएगा तो 5% होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो 5% आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, आपने जो कैपिटल बिजनेस में लगाया है, आपको उसके ऊपर कितने का रिटर्न मिल रहा है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उस पे आपको कितने का प्रॉफिट, कितना फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे 20 लाख रुपया लगा के मैंने 1 लाख रुपया कमाया है, इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 5%। 5% के रेट से हमारी कमाई हो रही है। तो ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि यार इससे बेटर क्या था कि इस पैसे को हम कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते, तो सिंपल क्या है कि अपने बिजनेस को बंद करो और इस पैसे को 20 लाख को कहां इन्वेस्ट कर दो? बाकी बैंक में इन्वेस्ट कर दो। हो सकता है बैंक 8% के रेट से ब्याज दे दे, आपको 10% के रेट से ब्याज दे दे। तो आप ये इवेलुएट करते हो कि जो आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया हुआ है, ऑनर ने जो पैसा लगाया हुआ है उस पे उसको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस, उसके कैपिटल की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके कैपिटल की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या उसको प्रॉपर उसको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये चीज देखने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस में जो पैसा लगाता है ऑनर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, यानी कि ऑनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल। और उसपे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके कैपिटल की परफॉर्मेंस कैसी है। यानी कि कैपिटल की परफॉर्मेंस मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ
रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितनी मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हमने नीड फॉर अकाउंटिंग में पहला देखा कि टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जब तक अकाउंटिंग करेंगे नहीं तब तक बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चलेगा। तो हमें प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बिजनेस में अकाउंटिंग करनी होती है, ठीक है। तो टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बहुत डिटेल्स में डिस्कशन किया था। अभी मैं ये नेक्स्ट पॉइंट देख रहा हूं, टू नो द क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। क्यों ये जानना जरूरी है? क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार बेचना और क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार खरीदना। अब सोचो कि ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमने कितने का उधार बेचा है और कितने का उधार खरीदा है। जब तक हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितने का उधार बेचा है और कितने का उधार खरीदा है। तो ये जानने के लिए कि कितने का हमने क्रेडिट सेल किया और कितने का हमने क्रेडिट परचेज किया, ये जानने के लिए भी अकाउंटिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। चलो क्रेडिट देखो, एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं ना, जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर। जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? डेटर। जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, यहां पे नीचे मैं लिख दे रहा हूं, जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं, जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स। तो चूंकि ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं कि ताकि नाम से थोड़ा बहुत आप फैमिलियर हो जाओ कि जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन कहीं से सामान खरीद के लाता होगा, उस पर कुछ वर्क करता होगा, फिर उसको बेचता होगा। तो जिससे हम उधार खरीद रहे हैं ना, वो हमारे लिए क्या है? बंदा क्रेडिटर। क्रेडिटर। यानी कि बिजनेसमैन के एंगल से सोच के देखो, हमने किसी से सामान खरीदा, वो बंदा हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर। हमने किसी को सामान बेचा, उधार, हमने उधार खरीदा, वो बन गया क्रेडिटर। हमने बेचा, उधार बेचा, वो बन गया डेटर्स, ठीक है। और जिससे माने कि जिससे पैसा लेना हो वो है डेटर्स, और जिसको पैसा देना हो वो हो गया हमारा क्रेडिटर। तो फिलहाल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे डिटेल्स में। फिलहाल ये चूंकि वर्ड आया था यहाँ पे तो इसलिए मैंने बता दिया। क्रेडिट परचेज करते उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिट सेल करते उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें? चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टू नो द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। रिसीवेबल का मतलब कि मिलना, कितना कस्टमर से हमें पैसा मिलना है, यानी कि डेटर्स की बात मैं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डेटर्स की बात कर रहा हूं कि डेटर्स से कितना पैसा मिलना है। रिसीवेबल का मतलब होता है, रिसीवेबल का मतलब होता है कि पैसा कितना रिसीव होना है, यानी कि उधार बिका होगा सामान, उधार सामान हमने सेल किया होगा, और उधार सामान सेल किया तो पैसा मिलेगा। तो जब तक अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितना किससे पैसा रिसीव होना है? तो अकाउंट्स बनाना जरूरी है ना। तो नीड समझ में आया ना पहला कि अकाउंट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि जितना हमने उधार बेचा है, कितने लोगों को उधार बेचा है और कितना पैसा मुझे रिसीव होना है, ये इस बात का इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो, ठीक है। आगे देखो, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ, सॉरी, टू नो द अमाउंट पेबल टू सप्लायर। टू नो द अमाउंट पेबल टू सप्लायर, हमने किसी से उधार खरीदा होगा ना, यानी कि क्रेडिट परचेज की बात कर रहा हूं मैं। हमने किसी से उधार खरीदा होगा, तो जिससे हमने उधार खरीदा है, कितने का उधार खरीदा है ये पता चलना चाहिए ना। मान लो कि ये अगर हम नहीं लिखे हैं तो हमें याद तो होगा नहीं ना, तो जो वो बंदा बोलेगा वो मुझे पे करना पड़ जाएगा। तो हम अगर लिख के रखेंगे तो हमारे पास भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो हम भी तो जानते हैं ना कि भाई मेरे को सप्लायर को पैसा कितना देना है। सप्लायर मतलब जिस बंदे से उधार खरीद के लाए हैं ना, उसको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये पेबल हो गया, यानी कि मुझे पे करना पड़ रहा है, यानी कि बिजनेस को पे करना पड़ रहा है। और रिसीवेबल का मतलब बिजनेस को जो लोगों से रिसीव होना है, जो लोगों को बिजनेस को रिसीव होना है, लोगों से बिजनेस को जो रिसीव होना, वो डेटर्स हो गया। क्रेडिटर्स का मतलब जिसको पैसा हमें पे करना है। तो यहां पे हमने क्या किया है? पेबल टू सप्लायर, टू नो द अमाउंट पेबल टू सप्लायर, हमें सप्लायर को कितना पैसा पे करना है, इस बात का इंफॉर्मेशन हमारे पास कब होगा? जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तब होगा, ठीक है। लास्ट मैंने लिखा है कि टू नो द नेचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
टू नो द नेचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये नेचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है? नेचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब हुआ कि जो बिजनेस में आपका एसेट्स है वो किस नेचर का है। कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और कुछ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। जैसे मान लो कि मेरे बिजनेस में मेरा टेबल है, मेरा चेयर है, मेरा एसी है, मेरा फैन है, मेरा घड़ी है, ये क्या है? ये एसेट्स है ना मेरे लिए। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इस सारी चीजों को मैंने जो परचेज किया है, किस लिए परचेज किया है? ताकि उसको बिजनेस में मुझे यूज करना है, बेचना नहीं है। क्या करना है? बिजनेस में यूज करना है। बिजनेस में जब कोई भी सामान आप परचेज करते हो इस इरादे के साथ कि आपको उसको बिजनेस में यूज करना होता है, वो आपका क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हो और कुछ चीजें हो सकती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स हो सकता है। तो ये जितना एग्जांपल मैंने लिया, टेबल का एग्जांपल लिया, चेयर का एग्जांपल लिया, वॉच का एग्जांपल लिया, मैंने फैन का एग्जांपल लिया, एसी का एग्जांपल लिया, ये सारी चीजें क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। यानी कि इसकी लाइफ कितनी है? 1 साल से ज्यादा की है। यानी कि जितने एसेट्स के, जितने चीजों का मैंने नाम लिया, इनकी लाइफ कितनी है? 1 साल से ज्यादा की है। जैसे मान लो ये मार्कर, ये मार्कर भी तो हमारे एसेट्स ही है ना, क्योंकि इसको मैंने परचेज किया। किस लिए परचेज किया है? बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज किया, यानी कि मैंने पढ़ाने के लिए इसको परचेज किया हुआ है। लेकिन ये कौन सा एसेट्स है? शॉर्ट टर्म एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ कितनी है? 2-3 महीने, 4 महीने, उसके बाद तो ये खराब हो जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर हमें बाइफरकेट करना हुआ तो शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसकी लाइफ कितनी होती है? 1 साल से कम होती है, 1 साल से कम होती है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होता है। उसी तरह से लायबिलिटीज को भी हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, बाइफरकेट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब जिसको आपको पे ऑफ करना है, जिसको चुकाना है आपको यानी कि बिजनेस को जिसको चुकाना पड़ता है। ठीक है, अगर वो 1 साल के अंदर उस पैसे, जैसे मान लो किसी से तुमने उधार खरीदा, बिजनेस ने किसी से उधार खरीदा तो उसको पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना। अगर उधार हमने 2 महीने के लिए लिया, 1 महीने के लिए लिया, 6 महीने के लिए लिया, तो वो हमारा बन गया क्या? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। पे तो करना पड़ेगा ना, पैसा चुकाना पड़ेगा ना, तो वो बन गया हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लेकिन मैंने उधार किसी से खरीदा है अगर मान लो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। ठीक है, जनरली उधार किसी से 1 साल से ज्यादा के लिए कोई खरीदता नहीं है, वो एक अकाउंटिंग ईयर में वो रिकवर हो ही जाता है। तो क्रेडिटर जो होता है ना, क्रेडिटर का मतलब जिससे हमने उधार खरीदा है, वो हमारा कौन है? क्रेडिटर है। ठीक है, यानी कि क्रेडिटर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। क्योंकि हम, अच्छा तुम खुद सोच के देखो ना कि हम अगर किसी से सामान खरीदते हैं तो क्या वो हमें 2 साल के लिए उधार देता है क्या? ऑब्वियसली 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए उधार क्यों देता है ना। तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, कहोगे सर तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हुआ? बैंक से लोन लिया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बैंक से जो हमने लोन लिया था वो लोन टर्म लोन था। टर्म लोन का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, यानी कि हम तुरंत उसको रिपे करने वाले नहीं थे, उसको 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद ही रिपे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि टू नो द नेचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि आपके पास जो एसेट्स है और आपके पास जो लायबिलिटीज है ना, उसका नेचर क्या है? वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। यानी कि इसमें क्या जानना था आपको कि आपके पास जो एसेट्स है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि विद इन 1 ईयर जो पेबल हो, ये लायबिलिटी भी हो सकता है और एसेट्स भी होता है। ठीक है, जिसकी अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लिख रहा हूं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब हुआ कि जो आप 1 साल के अंदर पे करना हो, जिसको आपको 1 साल के अंदर पे करना हो, विच इज पेबल विद इन 1 ईयर, विच इज पेबल विद इन 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म को क्या लिख देंगे हम? मोर देन 1 ईयर, विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर,
दिक्कत? आफ्टर 1 ईयर। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब यहाँ पे एसेट्स की तो बात है ना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसेट्स भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स की अगर हम बात करें, और ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एसेट्स किसको बोलेंगे? देखो शॉर्ट टर्म एसेट्स का मतलब हुआ कि जैसे जिसकी लाइफ which have less than, yeah, which life is less than 1 year, 1 ईयर। जैसे ये मार्कर एग्जांपल ले सकते हो। क्या ये मार्कर क्या है? इसकी लाइफ क्या है? 1 साल से कम है, तो ये शॉर्ट टर्म एसेट्स हो जाएगा। लॉन्ग टर्म विच लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। जैसे फ्रिज है, एसी है, आपका टेबल है, चेयर है, ये सब सारी चीजें क्या है? ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है। कोई दिक्कत है इसमें? इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? बोर्ड पे तो कवर हो ही रहा है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। बाकी चीजें मैं फिर इसको इरेज करने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? इस सारी एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? मैं इधर आ जाता हूँ।